मैं कम आइए। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। नमस्कार, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। समय आए। बैठिए। आपने वैक्सीन ले रखी है? जी सर। दोनों डोज? जी सर। फिलहाल कोई लक्षण तो नहीं है? नहीं सर। फिर हटा लीजिए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल? जी सर। बातचीत शुरू करें? जी सर। तो शुभम, आपको करना ये है कि बिना अपना नाम दोहराए हुए, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने संप्रदाय इत्यादि का कोई भी उल्लेख किए बिना अपना परिचय इस प्रकार दीजिए कि हमें आपके बारे में कुछ पता लग जाए। सर मैंने 2018 में बीटेक कंप्लीट किया है NIT जालंधर से इन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सर BPSC में ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। सर मुझे गाना पसंद है। और सर मैंने 2 साल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंपनी में सर मैंने एज इंजीनियर काम किया है। आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं? थे? यस सर, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग कंपनी में सर। ओके, आप ऑटो एयर कंडीशनिंग की फील्ड से थे। तो इंजीनियरिंग आपको रास नहीं आई, आपको पसंद नहीं आई, तो क्या आप बाबू बनना चाहते हैं? सर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है सर। सर कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देख करके मैंने ऐसा डिसीजन लिया। और सर मेरा हमेशा से ही ऐसा सिविल सर्विसेज में आने का रुझान था। ये बताइए कि आप तो इंजीनियर थे, आपने विज्ञान और इंजीनियरिंग के विषय पढ़े थे, अचानक समाजशास्त्र के प्रति आपकी रुचि क्यों पैदा हुई? सर सिविल सर्विसेज में आने के डिसीजन के बाद मैंने कुछ ऑप्शनल्स को स्टडी किया था। तो उनमें से सर सोशियोलॉजी मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े आसान लगे समझने में, क्योंकि वो डेली लाइफ में उनका यूसेज है, रेफरेंसेस है। तो सर एक समझने की आसानी की वजह से सोशियोलॉजी मैंने लिया। और दूसरा सर मुझे ऐसा लगा कि सोशियोलॉजी को जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अल्टीमेटली सोसाइटी में ही काम करते हैं। तो सर मुझे ऐसा लगा कि इसको पढ़ के मुझे फ़ायदा होगा। ये बताइए कि आप तो बिहार के समाज से आते हैं। जी सर। बिहार के समाज में इस बात से कि बिहार के अंदर आंतरिक उत्पादन बहुत कम है, अधिकांशतः रेमिटेंसेस हैं, जो प्रवासी हैं वो बाहर गए हुए हैं, उनके तरफ से पैसा आता है। और मतलब माइग्रेशन का एक बड़ी भूमिका है वहाँ की अर्थव्यवस्था में। इससे वहाँ के समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिहार से ज़्यादातर जो माइग्रेशन है, विद इन कंट्री जो माइग्रेशन है महाराष्ट्र में या पंजाब में, सर वो कोई स्किल्ड माइग्रेशन नहीं है। तो इससे रेमिटेंसेस भी बहुत क्वालिटी रेमिटेंसेस नहीं है हमारे स्टेट में। इसके वजह से फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें केरला से, केरला में जो माइग्रेशन है गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो वो सर उसकी क्वालिटी जो रेमिटेंसेस की है वो मच बेटर है। तो सर एक तो ये मैं बोलना चाहूँगा। मैं समाज पर प्रभाव एक समाजशास्त्री नज़र से देखना चाहता हूँ कि क्या आप देख पा रहे हैं कि इस लोग बाहर रहते हैं, बाहर से कुछ पैसा भेजते हैं या बाहर बस जाते हैं, इससे वहाँ के समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? सर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। गुड, एक चीज़ आपने अच्छे से पकड़ी, लेकिन और सामाजिक चीज़ें बताइए। सॉरी सर, मैं अभी कोई बात नहीं। अगर आप बिहार की स्त्रियों के जीवन पर विचार करना चाहें, मान लीजिए आप एक अध्ययन करना चाहें बिहार में या गया में की महिलाओं की स्थिति पर, तो कौन सी जो विधि है समाजशास्त्र की वो सबसे उपयुक्त होगी? सर मैं विधि मेथड्स होते हैं ना सोशियोलॉजी में स्टडी करने के, रिसर्च के मेथड्स होते हैं। जी सर, जी सर। अलग अलग विधियों से जाना जाता है। तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा अगर हमें बिहार में, गया में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना है, सामाजिक अध्ययन या समाजशास्त्रीय अध्ययन? अभी नहीं सोच पा रहे? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सर। शुभम जी, जी सर। आप बिहार से आते हैं, सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल भी है, कास्ट सिस्टम के बारे में आप पढ़ते भी होंगे। जी सर। तो बिहार की पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम इतना प्रिवेल क्यों करता है? सर कुछ डीप रूटेड आइडियोलॉजीज़ हैं सर, जो विद इन मैं कहूँगा पैन इंडिया ही है। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है और बिहार में थोड़ा और ज़्यादा है सर। जैसे लिबरलाइजेशन हुआ 1991 के बाद, तो जो स्टेट्स इसका बेनिफिट ज़्यादा उठा पाएँ सर, वहाँ पे हेट्रोजीनिटी ज़्यादा बढ़ गई। हमारे स्टेट में अभी भी जो ऑक्यूपेशन है वो प्राइमरली एग्रीकल्चर में ज़्यादा है
और सर लोगों का मेल मिलाप या घुलना मिलना बहुत हद तक दूसरे कास्ट से नहीं है, अभी बढ़ रहा है सर, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, पर अगर हम कंपेयर करें दूसरे स्टेट से तो वो कहीं पे कम है। तो लोगों की अपनी कास्ट के प्रति जो लॉयल्टी है या सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो ज़्यादा है। उनका ऐसा बिलीफ है कि अगर उनके कास्ट के लोग चुन करके आएंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा काम करेंगे। ओके, इस वजह से। जी सर। ओके, ठीक है। आपके हिसाब से बिहार की अगर मैं प्रमुख समस्याएं पूछूं, 1, 2 या 3, तो कौन कौन सी? सिर्फ उनके नाम बताइएगा। सर एजुकेशनल बैकवर्डनेस, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सर, और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 8%। ओके, मधुबनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। मधुबनी पेंटिंग मिथिला के रीजन में प्रैक्टिस की जाती है और सर इसके ब्रॉडली 2 प्रकार होते हैं। एक तो एक रिलीजियस है सर और एक कल्चरल है सर। और कितने स्टाइल्स में बनाई जाती है सर? मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। अच्छा, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। अभी नेशनल वाटर अवार्ड 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला है, आपको आइडिया है किसको किसको मिला है? बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट, नहीं आइडिया। ओके, ठीक है, अपनी कमियां बताइए आप। सर थोड़ा नर्वसनेस है। ओके जी, और तो सर ठीक है, थैंक यू मैम। शुभम, ये बताएं कि अगर बिहार को औद्योगिक रूप से या इंडस्ट्रियल रूप से डेवलप करना हो तो कौन से 3 कदम उठाए जाने चाहिए? मैम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना पड़ेगा। दूसरा मैम हमें अपनी स्टेट में इंजीनियरिंग पे और फोकस करना पड़ेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट्स और बनाने पड़ेंगे। और मैम इन्वेस्टमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को और प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि बड़े इन्वेस्टर्स हमारे स्टेट में हैं। लेकिन एनआईटी के बच्चे तो एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं। मैम हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी ज़रूरत है मैम, जो फैसिलिटेट करेंगे आगे के रास्ते को, और साथ साथ हमें इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये बताएं कि ये स्टार्टअप कल्चर जो भारत में उपजा है, पहले तो इसके लिए सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स निकाली हैं या प्रोग्राम्स निकाले हैं भारत सरकार ने, और इस कल्चर को अगर हमें बिहार में लाना हो तो क्या किया जा सकता है? मैम हमारे बिहार में भी स्टार्टअप की एक पॉलिसी आई है 2017 में, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। और मैम हम जैसे जो बिहार में एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि देते हैं, जिसमें 5 लाख सब्सिडाइज्ड होता है। इस तरह से मैम इस प्रकार की और स्कीम्स, इसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन अगर हम कर पाएँ, जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनको हम अच्छे से ढूंढ पाए, तो मैम इस रिगार्ड में ये कहना चाहूँगा। और क्या किया जा सकता है स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए? सोचिए, कुछ नया बताइए। मैम जैसे जो हमारे रीजन्स हैं, अब जैसे मिथिला का रीजन है, वहाँ पे पॉन्ड्स काफ़ी हैं, मखाना बहुत अच्छा होता है, काफ़ी क्वांटिटी में हो रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं वहाँ का मखाना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं तो उनको और बूस्ट करें, उनको स्ट्रेंथन करें और ऐसा यूनिट्स बनाएं जिससे आसानी हो अक्रॉस कंट्री वहाँ के प्रोडक्ट्स को पहुँचाने में। तो अगर इस रिगार्ड में एंटरप्रेन्योर्स आना चाह रहे वहाँ के लोकल, अगर जो भी अगर फार्मर्स हैं तो वो, नहीं तो और तो हम उस तरह से उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ये गया का नाम ऐसा क्यों पड़ा? मैम गया का नाम माइथोलॉजिकली अगर बताएं तो वो कोई गयासुर हैं जो जिन पर भगवान विष्णु का पाँव पड़ा है, तो अभी वो पृथ्वी के अंदर हैं, तो मैम उन्हीं के ऊपर ये हमारा गया का नाम है, गयासुर के ऊपर। गयासुर जो एक असुर थे। जी मैम। तो जो माइथोलॉजी है, आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत सच है? मुझे कोई आइडिया नहीं है मैम। चलिए ठीक, ये बताइए शराबबंदी का जो वो है कानून है, उसके अंदर कुछ संशोधन करे गए हैं अभी हाल ही में, क्या बदलाव करे गए हैं? मैम अगर पहली बार में कोई शराब
शराब के साथ कंजम्पशन करते हुए या पोजीशन में अगर पकड़े जाते हैं तो उनको जेल नहीं होगी, उनको वार्निंग दिया जाएगा। और शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में। मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया है। जी मैम। नैनो गाड़ी जो भारतीय एक गाड़ी बनी थी, उसको इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, क्या कारण है उसके पीछे? मैम, जब हम कार ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक स्टेटस में मोबिलिटी उससे रिलेटेड होता है। तो नैनो गाड़ी में ऐसा कुछ, जैसे उसको ख़रीदने के बाद लोग अपने स्टेटस को एनहांस्ड ऐसा नहीं पा रहे थे, तो इसलिए वो लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाई मैम। ये वन ऑफ द रीज़न्स हो सकता है। लोग सोच रहे होंगे कि अगर कार ही ख़रीदना है तो बेहतर कार ख़रीदेंगे या बड़ी कार ख़रीदेंगे। धन्यवाद शुभम। थैंक यू। शुभम जी सर। शुभम, आप गाना पसंद करते हैं? जी सर। जब हम बिहार में गाने की बात करते हैं तो आमतौर पर बाकी देश में काफ़ी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं होती हैं बचे हुए देश में, ये मानते हुए कि बिहार से आने वाला जो गीत संगीत है, ख़ासतौर से जो पॉपुलर म्यूज़िक है, वो अश्लील है, उसमें गंभीरता नहीं है और बहुत स्थूलता है। आपकी क्या राय है? क्या इन आरोपों में कोई दम है, पहली बात? और दूसरा, अगर इस छवि को बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा वहाँ के गीत संगीत को? सर, कुछ तो सच्चाई है इसमें। पॉपुलर सॉन्ग्स हैं कुछ इस तरह के जो अश्लील हैं सर, पर दूसरी तरफ देखते हुए हमारे और भी जो सॉन्ग्स हैं रीजन्स के, जैसे मिथिला में भी कुछ कल्चर उनके सॉन्ग्स हैं, हमारे साउथ बिहार में भी हैं, मगही में या फिर और भी सर, तो उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे छठ में हमारी जो लोकगीत है वो काफ़ी फेमस है और वो बहुत अच्छी है। तो सर ऐसा भी स्टीरियोटाइप करना कि बिहार से जो म्यूज़िक है वो सारी, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इस छवि से बाहर कैसे आया जाए? सर उसके लिए तो हमें अपने दूसरे गीतों को और प्रमोट करना पड़ेगा सर। और बाकी सर लोग क्या सुनते हैं वो तो उनकी इच्छा ही है सर। तो अगर वैसे गाने वो बना रहे हैं कुछ लोग। ये बताइए कि आप तो गया के हैं? जी सर। बताइए जरा, बोधि वृक्ष जो है वो कौन सा, किस चीज़ का पेड़ है? सर पीपल का पेड़ है सर। क्या बॉटनिकल नेम है उसका? कभी नहीं सोचा। आपने देखा है? जी सर। तो मुझे बताइए कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक शानदार जगह बिहार में, गया में है, फिर उसका जो आर्थिक प्रभाव है, सकारात्मक आर्थिक प्रभाव, वो उस पैमाने पर क्यों नहीं दिखाई देता? एक समय में अकेला ताजमहल पूरे उत्तर प्रदेश पर प्रभाव डालता था। दुनिया भर में हमें दिखता है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, उनके आसपास बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो आर्थिक गतिविधियां दिखाई देती हैं, उसका आर्थिक लाभ दिखाई देता है। ऐसा बिहार में नहीं दिखाई देता, क्यों? सर अभी सर डोभी जो बोधगया के काफ़ी समीप है, नज़दीक है, वहाँ पे सर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का काम चल रहा है। सर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, पर ये इस बात में सच्चाई है कि गया ओवरऑल काफ़ी डेवलप्ड एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है सर। इसका एक रीज़न पटना से काफ़ी नज़दीकी हो सकता है सर, तो ज़्यादा फोकस मेरे हिसाब से पटना में किया गया है। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सर इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हिसाब से थोड़ी वीक है सर। ये एक रीज़न है। कंजेशन है, ओवर पॉपुलेशन है सिटी एरिया में। चलिए ठीक है, जाते जाते बस इतना बता दीजिए कि ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं आपके जीवन की जिन पर आपको अफसोस है? सर एज सच अफसोस तो नहीं है सर। गलतियों पर तो अफसोस होना चाहिए अच्छे इंसान को। जी सर, अगर कुछ गलतियां की भी हैं तो उनसे सीखा है सर। ठीक है, फिर भी बताइए कौन सी 3 चीज़ों को आप गलती मानते हैं जो बताई जा सकती हो? जी सर, सिंगिंग परस्यू करना चाहते थे सर, पैरेलल में गिटार सीखना या कुछ, तो वो लैक ऑफ टाइम या फिर उतना उस पर थ्रस्ट नहीं दे पाए, एक वो कमी है। ठीक है, आप अपने शौक को अपने जीवन का आधार नहीं बना पाए, एक बात। और सर और एकेडमिकली इंजीनियरिंग में और बेहतर कर सकते थे। ठीक है, व्हाट एल्स? सर अभी मैं और कुछ सोच नहीं कर। ठीक है शुभम, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। प्रणाम सर, थैंक यू सर।
टेक अ सीट। थैंक यू सर। सो शुभम, इससे पहले आपने कोई इंटरव्यू दिया है? सर कॉलेज में दिया था सर। नहीं, यहाँ यूपीएससी में या बीपीएससी में या यूपीपीसीएस में नहीं दिया, पहला इंटरव्यू। जी सर। क्या लगता है आपका इंटरव्यू 2 जून को है? जी ठीक है ना? प्रसन्न हैं आप अपनी परफॉर्मेंस से, और या लगता है कि नहीं इससे बेहतर हो सकता है? सर नर्वसनेस थोड़ा ज़्यादा, नर्वसनेस डेफिनेटली दिखाई दे रही है। इसके अलावा सर और बेहतर हो सकता था। हो सकता है। जी सर। देखिए, आप तो एक आर्टिस्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये 30 मिनट या 20 मिनट या 15 मिनट जो आपको मिलेंगे वहाँ पर, बहुत कम समय मिल रहा है। वो दरअसल एक तरह की परफॉर्मेंस भी है, ठीक है ना? और अपनी परफॉर्मेंस में जब आप किसी जगह पर होते हैं तो आप केवल अपनी विषय वस्तु से प्रभावित नहीं करते हैं, आप कई सारी दूसरी चीज़ों से भी प्रभावित करते हैं, ठीक है ना? आप अपनी आवाज़ से, आप अपने देखने से, आप अपने बोलने से भी प्रभावित करते हैं। आप एक शानदार कैंडिडेट हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, जानकारी बहुत अच्छी है, आपका विश्लेषण भी अच्छा है। उसके प्रस्तुतिकरण में कभी कभी मुझे लगता है एक आध जगह पर थोड़े बहुत बदलावों से आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म, अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और भी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए। तो थोड़ी देर तक, पहली बात तो आपको इसको परफॉर्मेंस की तरह देखना है, ठीक है ना? और जैसे अगर आपने कभी स्टेज पर परफॉर्म किया हो तो आपको मालूम है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो अगर सामने वाले लोग प्रसन्न हैं तो आपको एक किक मिलती है, आप खुश होते हैं, ठीक है ना? वही आपको समझने की जरूरत। आप लगातार पता नहीं क्यों दबाव में दिख रहे हैं एक से ज़्यादा जगह पर, वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? स्माइल का इस्तेमाल कीजिए जहाँ की जा सकती है, ठीक है ना? और एनर्जी इन्फ्यूज़ करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। कभी टेबल टेनिस खेला है कि नहीं? जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं तो कोई भी एक बंदा, एक प्लेयर स्लो कर सकता है गेम को, ठीक है ना? और ऐसे एक ही प्लेयर तेज भी कर सकता है। वही इंटरव्यू में भी है। अगर आप थोड़ा सा एनर्जी इन्फ्यूज़ करेंगे तो अपने आप कुल मिला के पूरा इंटरव्यू जो है वो ऊर्जा से भर जाएगा। तो आपको थोड़ी सी एनर्जी इन्फ्यूज़ करनी है। कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, थोड़ा सा कभी कभी स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है ना? एब्रप्टली कभी कभी आप अच्छा खासा उत्तर दे रहे होते हैं, फिर अचानक रोकते हैं, फिर कहते हैं सर कंफर्म नहीं हो, और बात चुप हो जाते हैं। स्ट्रक्चर उसका ऐसा रखिए प्रश्न का कि जो जानकारी आपके पास है उतनी देने के बाद आप उम्मीद कीजिए कि वह पर्याप्त है। जब बोर्ड मेंबर कहीं और बताएं तो कह दीजिए सर इतना ही पता है, जी ठीक है ना? एब्रप्ट खत्म मत कीजिए, उसको एंड तक लेकर जाइए, जो आपके हिसाब से एंड तक है। जी। थोड़ा सा मुझे कभी एक आध जगह पे कॉन्फिडेंस लगा कि और बेहतर हो सकता है। शुरुआती परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो नमस्ते करने का तरीका है वो थोड़ा सा थिएट्रिकल है, जी। ठीक है ना? मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी समय है उसके हिसाब से बोलिए, ठीक है? वो सही है। अगर आपकी जिद है कि नहीं आपको नमस्ते ही बोलना है तो फिर एक औपचारिक वाला नमस्ते रखिए। इसमें ना खासतौर से जाते समय वाला जो नमस्ते था वो थोड़ा सा थिएट्रिकल था। ओके सर। ठीक है ना? तो उसको देखिए कि ऐसा ना लगे कि उस पर अलग से निगाह जाए। जिस भी चीज़ पर अलग से निगाह जा रही है तो वो बोर्ड उसको लेकर थोड़ा सा संवेदनशील रहेगा, ठीक है ना? जी सर। बाकी चीज़ें इन जनरल आप दिखाई सही से दे रहे हैं, बोल ठीक से रहे हैं, बैठे सही से हुए हैं, बाकी दिक्कतें नहीं हैं। तो क्या करना है? एनर्जी इन्फ्यूज़ करनी है, खुश रहना है, थोड़ा सा अपने एटिकेट्स में थोड़ा बहुत बदलाव करना है, बाकी तैयारी आपकी ठीक ठाक है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।